हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम करेंगे अपनी 12th क्लास की मैट्रिसेस स्टार्ट। देखिए, सिलेबस मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं। नेक्स्ट क्लास आप तभी देखिएगा क्योंकि सिलेबस सिर्फ उसी में डिस्कस करूंगा जब आपको आज की क्लास समझ में आई। देखिए, जेई फाउंडेशन क्या, जेई मेंस एडवांस सब कुछ अपने को फाड़ना है कल से, यानी कि 1 तारीख से। मतलब जब आप वीडियो देख रहे हो तब तो 1 तारीख हो ही गई होगी। आपको रेगुलर इस यूट्यूब चैनल पे क्लासेस दिखेंगे 11th और 12th की। अगर आप 12th में हैं तो भी ये क्लासेस कर सकते हैं, और अगर आप 11th में हैं तो 11th की अलग से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं आज ही से, यानी 1 तारीख से। दूसरी बात यह है कि अगर आपने ड्रॉप लिया हुआ है या फिर आप जेई मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हो 11th-12th करने के बाद, तो आप एक एक क्लास डेली देखो, एक 11th की और एक 12th की। मजा आ जाएगा। मैं कह रहा हूं 6 से 7 महीने में मैं, या फिर आप कह सकते हैं कि 8 महीने में लगभग हम सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे, और फिर 4 महीने लगेगी अपनी प्रैक्टिस की तैयारी। सो देखते हैं आज की क्लास, और अपने जितने भी आपके दोस्त हैं सभी को बता दीजिए हम आ गए हैं आपके लिए जेई में भी। ठीक है, 10th का अपना जैसे चल रहा है वैसा चलता रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक बार मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ी सी छोटी कर देता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से नजर आ पाए। ठीक है, मेरी स्क्रीन इतनी होगी, कोई ज्यादा एडिटिंग वेडिटिंग नहीं करेंगे क्लासेस में। चलिए, चैप्टर 3 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ध्यान से देखना भाई, मैट्रिसेस क्या होता है आपको, चाहे आपने पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा है, इससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट लेके चलेंगे। देखिए, इतना तो आपको मालूम होगा कि मैट्रिसेस को कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है। नहीं पता हो तो अभी देख लीजिए। जैसे हमने लिखा जी 1 2 3 4, 0 -1 2 9, और ये हमारा 0 0 1 5, ऐसे लिख दिया। मान के चलो ये हमारी क्या होगी, एक मैट्रिसेस है जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। देखो, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में क्या डिफरेंस ये बता देते हैं। अगर एक है तो वो आपकी मैट्रिक्स है, यानी सिंगुलर, और अगर एक से ज्यादा है, 2 या 2 से ज्यादा, तो उन्हें बोला जाता है मैट्रिसेस मेरे प्यारे भाइयों। तो आपको बिल्कुल भी नहीं, अगर ये बोले ना कि ए तो हमारी मैट्रिक्स होगी, और ए एंड बी अगर कह दे ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस। ठीक है, बस ये छोटी छोटी बातें हैं, कई बार हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं मैट्रिसेस कहां से आया, मैट्रिक्स कहां से आया। अब ध्यान से समझना, मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स होता क्या है, यानी एक तरीके से इसी एग्जांपल में मैं सारी चीजें बता दूंगा, फिर खोल खोल के एक एक चीज को पढ़ेंगे। देखिए, ये आपके एलिमेंट्स हैं। हर एक आपका क्या बोलते हैं, इनको एलिमेंट्स बोल दो या फिर एंट्री बोलते हैं। या तो हम इन्हें एलिमेंट्स बोलेंगे या फिर एंट्रीज बोलेंगे। तो ये अपनी जितनी भी एंट्रीज है ना, ये हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख दी। रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी लिख सकते हो, स्क्वायर फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब इसका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर क्या होता है भाई, रोज इंटू कॉलम। यानी इसमें ये देखो कितनी रोज हैं, तो आप बोलोगे भाई 1 2 3, 3 रो होगी ना, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, यानी रोज होगी आपकी 3। और कॉलम्स अगर देखें तो एक कॉलम पूरा का पूरा 2 3 4, यानी कि 4 आपके क्या हो गए जी, कॉलम्स। यानी इसका ऑर्डर हो जाएगा अपना 3x4। क्लियर हुई बात। तो हम बोले कि भाई जितनी भी एंट्रीज हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स होता है ये, या फिर हम बोल दें भाई m एलिमेंट्स हैं रो में और n एलिमेंट्स हैं कॉलम में, तो उसे m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स बोला जाता है। क्लियर बात। ठीक है, यहां से आपको चीजें जो जो क्लियर हुई तो ठीक है, वरना एक एक चीज समझो। मैट्रिक्स होती क्या है, मान के चलो आपको आ गया कि मैट्रिक्स क्या है, तो हम बोलेंगे अ सेट ऑफ mn एलिमेंट्स, यानी एक सेट है m इंटू n एलिमेंट्स का, जो कि हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में लगाया हुआ है। जो हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में लगाया हुआ है, या फिर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m क्रॉस n एलिमेंट्स, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। देखिए, अब मान के चलो ये पिछली वाली चीज है, तो 3 गुना 4 क्या हो गया, 3 चौक 12, और आप एलिमेंट्स गिनोगे ना, ये भी 12 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, जो इसका ऑर्डर होगा उनकी अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो नंबर आएगा वो क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, क्लियर। नेक्स्ट
हमारे को चीज देखने को मिली है कि भाई ये एलिमेंट्स तो आपने लिख दिए और इसको डिनोट कैसे किया जाता है। देखो डिनोट इस तरीके से किया जाता है जी, A इक्वल्स टू ए आई जे। और अब आई और जे क्या है, आई है जी हमारी रो का एलिमेंट और जे है हमारे कॉलम का एलिमेंट। यानी इस वाली चीज को हम ऐसे लिखेंगे भाई, फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। जैसे देखो रो हमारी फर्स्ट चल रही है, पहली रो है, लेकिन कॉलम 1 2 दूसरा आ गया। अब कॉलम अगर 3 है तो A13 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल समझ में आ रही है जी। इसको हटा देते हैं एक बार। तो हमने ये देखा भाई साहब, अगर हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं तो ऐसे ऐसे चलने पर अगर ये हमारा nth कॉलम है, nth कॉलम है, तो क्या मैं इसको A1 n लिखूंगा? आप बोलोगे जी बिल्कुल ठीक। अब दूसरी रो आ जाएगी तो A21 होगा, क्योंकि दूसरी रो है और पहला कॉलम, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, ऐसे चलते चलते दूसरी तो रो है लेकिन कॉलम हमारा 1 2 3 ऐसे करते करते nth है। ठीक है, अब ऐसे करते करते ही नीचे जब हम गए भाई, रो हमें mth लेनी है, तो mth रो है और फर्स्ट आपका कॉलम, तो m1 हो गया, ये m2 हो जाएगा, फिर ये m3 हो जाएगा। ऐसे करते करते ये जो एलिमेंट आएगा ये हमारा mn आएगा। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या होगा जी, m क्रॉस n। कैसे भाई, कॉलम्स रोज कितनी है, रोज हमारी m है, देखो 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करते करते m। तो पहला एलिमेंट क्या दिखा रहा जी, हमारी रोज, तो रो हमारी हो गई टोटल m, इंटू कॉलम कितने हुए 1 2 3 ऐसे करते करते n तक हम गए कॉलम पे, तो क्रॉस लिख दिया m क्रॉस n। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, m क्रॉस n। m क्रॉस n को आप m इंटू n भी लिख सकते हो। तो मैट्रिक्स क्या हुई मेरे प्यारे भाइयों, छोटे भाइयों, m क्रॉस n एलिमेंट्स को जचाने के लिए एक रेक्टेंगुलर फॉर्म या स्क्वायर फॉर्म है। अब देखो m इक्वल्स टू n है, तो क्या ये स्क्वायर फॉर्म हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी भाई, हम बोलेंगे स्क्वायर फॉर्म हो जाएगी जब ये m और n बराबर होगा, क्योंकि जितने रो हैं उतनी कॉलम्स होगी, तो वो स्क्वायर एलिमेंट्स ही तो होते हैं। जैसे समझो अगर मैं बोलूं 1 2 3 4, तो 2 ही रो और 2 ही कॉलम है, तो 2 क्रॉस 2 हो गया, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। लेकिन अगर हमारे m और n इक्वल नहीं है तो ये क्या हो जाएगी, रेक्टेंगुलर फॉर्म। बिल्कुल छोटी छोटी बातें, ऐसी ऐसी बातें भी पढ़ेंगे जो आपको कभी पढ़ाई भी ना गई हो। ठीक है, अब बात समझो अगली, कह रहा जी मैट्रिक्स ऑफ टाइप m बाय n। इसको है ना या तो आप m क्रॉस n बोल सकते हो या m बाय n भी बोलते हैं। कई बार है ना लोग कहते हैं कि भाई m बाय n तो ये होता है, नहीं भाई, m बाय n होता तो है ये, लेकिन मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको m क्रॉस n बोल लो या फिर इसको हम m बाय n बोलते हैं। m बाय n की मैट्रिक्स, क्लियर? बस छोटी सी बात है, ये ऐसे देखनी थी। नेक्स्ट चीज आती है जी एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। भाई एलिमेंट्स का क्या मतलब है, भाई या तो आप एलिमेंट्स कह लो या फिर आप एंट्रीज बोल लो। भाई कोई भी मैट्रिक्स का कोई भी, अगर हम कहें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कोई भी एलिमेंट उठाओगे तो ये हमारी इस मैट्रिक्स का या तो एलिमेंट कह लो या फिर इसको एंट्री कह लो। तो एलिमेंट या एंट्री क्या होती है भाई, कोई भी एंट्री होगी उसे हम एलिमेंट ही कहते हैं। साफ सीधी बात है, यही है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट बात देखते हैं। अब नोटेशन, नोटेशन है ना, हम बहुत ज्यादातर तो ये वाली यूज करते हैं, लेकिन याद रखनी है मैट्रिक्स इस तरीके की भी होती है, और मैट्रिक्स यहां ऐसे लगाया 2 2 लगा दिए तो भी होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये है भाई, अगला ही चैप्टर आएगा आपका डिटरमिनेंट का। कौन सा चैप्टर आएगा जी, डिटरमिनेंट। और जो डिटरमिनेंट का साइन होता है ना मेरे प्यारे भाई, वो ये होता है एक 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 लाइन। तो डबल अगर लाइन है ना तो ये है आपकी मैट्रिक्स, या ये वाली ब्रैकेट है या ये वाली ब्रैकेट। मेनली हम ये वाली ब्रैकेट यूज करेंगे पूरी की पूरी मैट्रिक्स में, लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए, या तो आप ये वाली मैट यूज कर लो या ये वाली यूज कर लो या फिर डबल वाली यूज कर लो। क्लियर है बात? ठीक है, अब जैसे हाँ, इसमें एक चीज और लिख लो कि जो डिटरमिनेंट की नोटेशन होती है, डिटरमिनेंट, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पर फिर भी लिख लो, इसकी डिटरमिनेंट की नोटेशन होती है जी ये ए आई जे।
भाई उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ठीक है, लेकिन नोटेशन अगर आपने ये कर दी ना तो ये डिटरमिनेंट बोला जाएगा, ना कि ये मैट्रिक्स बोला जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ प्यारे दोस्तों, क्या मैं इसको कह सकता हूं 1 2 3 4 5 6 0 8 -1, क्या ये हमारी मैट्रिक्स है? हम बोलेंगे जी बिल्कुल ये हमारी क्या है जी, मैट्रिक्स है। यानी या तो ये वाला साइन लगा लो या ये लगा लो या फिर ये लगा लो, कोई भी निशान आप लगा सकते हो। इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि एग्जाम में कभी भी ये चीज आ सकती है। ये वाली दे दी और बताओ इसको सोल्व करके क्या आएगा, तो डिटरमिनेंट, कई बार तो लोग डिटरमिनेंट सोल्व कर देते हैं, लेकिन नहीं, अपने को ये मैट्रिक्स रखनी है। क्लियर? चलें आगे। देखिए थोड़ी सी स्पीड इसलिए रख रहे हैं शुरू में क्योंकि आसान आसान चीजें हैं, जैसे ही चीजों में थोड़ा थोड़ा ऐसे आएगा ना कि भाई मुश्किल होने लग गया तो मैं अपने आप ही स्पीड कम कर लूंगा, बाकी मुश्किल होने नहीं देंगे। नेक्स्ट है जी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी बताया था अगर हमारी रोज जो हैं, हमारी रोज m है और अगर हमारे कॉलम्स n हैं तो ये जो ऑर्डर होता है वो ही होता है जी m क्रॉस n। और यहां m क्या दिखाता है जी, नंबर ऑफ रोज, और n क्या दिखाता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी टोटल कॉलम्स कितने हैं वो n है, टोटल रोज कितनी है वो m है, तो m क्रॉस n जो होगा वो क्या होगा जी, ऑर्डर होगा। यानी m क्रॉस n जो होता है किसी भी मैट्रिक्स का वो क्या होता है, ऑर्डर होता है। क्लियर? जो कि देखिए ये सारी चीजें हमने पहली स्लाइड में कवर की थी, लेकिन एक एक करके भी इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको आपका माइंड खुली जाए। चलिए नेक्स्ट टाइप, अब आराम से बिल्कुल ध्यान लगा के एक एक चीज समझनी है क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी नहीं समझी तो आप शायद ही कभी समझ पाओगे। ठीक है, तो ध्यान से समझनी है, एक एक चीज बढ़िया तरीके से समझाऊंगा कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं। एक बार इनको आपने समझ लिया आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, इनको कोई नहीं निकाल पाएगा। रो मैट्रिक्स क्या होती है भाई? देखो रो मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें एक रो हो, जिसमें एक रो हो, कॉलम्स हमें नहीं पता, कॉलम्स हमें नहीं पता। मैं बोलूं कि भाई ये हमारी एक रो है, सिर्फ एक रो होगी, यानी 1 2 3 4 ऐसे ऐसे चलते चलते ये हमारा आखिर में आया n। तो मैं बोलूंगा भाई रो जिसमें एक हो यानी 1 क्रॉस और n कॉलम्स हैं तो मल्टीप्लाई बाय n। यानी रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें एक रो होती है, कॉलम्स कितने भी हो, कॉलम्स एक हो या एक से ज्यादा हो, या हम ज्यादातर यही बोलेंगे जिसमें एक रो है कॉलम एक से ज्यादा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। क्लियर? और इसका ऑर्डर क्या होगा आपका ना, 1 क्रॉस n। तो 1 क्रॉस n ये अगर आपका ऑर्डर है ना मेरे भाई, तो इसमें रोज कितनी हुई, 1 1 है तो रो मैट्रिक्स बोल दो, सिद्ध स्पष्ट बात है और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट आई अपनी कॉलम मैट्रिक्स। अब आप बताओ ये क्या होगी, तो आप बोलोगे जी कॉलम मैट्रिक्स वो होती है जिसमें कॉलम एक होगा, यानी कॉलम एक हो गया, रो आपकी कितनी भी हो। अब रो तो इस साइड चलेंगे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे चलती चलती लास्ट में आया m। तो मैंने बोला जी रो जो है ना, रो वो कितनी है, m, रोज तो होगी m इंटू कॉलम कितने हैं, सिर्फ एक, कॉलम यही तो होगा सिर्फ, तो कॉलम हो गया एक, तो कॉलम 1 है तो m क्रॉस 1, यानी इसमें हम बोलेंगे 1 कॉलम होगा जिसमें उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, रोज आपकी एक से ज्यादा होंगी, और जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, m क्रॉस 1, m क्रॉस 1 का ऑर्डर होगा। क्लियर? तो आपने एक चीज देखी भाई, बाद में 1 है यानी कॉलम में एक है तो कॉलम मैट्रिक्स, शुरू में एक है जैसे ये राजी आपका शुरू में एक है तो रोज एक है यानी रो मैट्रिक्स। क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट बात देखते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या फर्क है। अभी बताया था बिल्कुल शुरू में, अगर ये आपके एलिमेंट्स जो है ना ये m क्रॉस n के हैं, भाई यहां जितने भी एलिमेंट्स आपके आए हुए हैं m क्रॉस n है, यानी कि आपकी m तो रोज हैं, m आपकी रोज हैं, n आपके कॉलम्स हैं। ठीक है, n आपके कॉलम्स है। अब बताओ अगर m नॉट इक्वल टू n है तो वो क्या हो जाएगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो कि m क्रॉस n की है जिसमें m और n इक्वल नहीं है वो आपकी रेक्टेंगुलर हो जाती है। जैसे रेक्टेंगल बनता भी तो ऐसे ही है ना यार, आपने कभी देखा हो जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल नहीं होती, तो लेंथ और ब्रेड्थ जिसमें इक्वल नहीं होंगी वो आपका क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, वो आपका क्या होगा मेरे भाई, वो आपका होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन
प्यारे भाइयों, अब स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर आप बोले जी, बिल्कुल स्क्वायर होता है जिसकी साइड्स बराबर हो, यानी अगर ये लेंथ और ब्रेड्थ है, यानी लेंथ और ब्रेड्थ बराबर हो गई, जिसे हम कहते हैं जी भाई ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है और सारी साइडें ए हो जाती हैं, है ना, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो। यानी अगर हमारी मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर की है, m रोज और n कॉलम्स हैं, तो m इक्वल्स टू n होगा। m इक्वल्स टू क्या होगा? n होगा। बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, शुरू में इसलिए बता रहा हूं भाई क्योंकि इन्हीं चीजों का आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। और आप कभी भी जब आपकी है ना नींव मजबूत होगी तो आपके ना आगे कितनी बड़ी बड़ी चीजें कर लेंगे हम इस नींव के बेस पे कि आपको पता भी नहीं लगेगा कब हम उन बड़े बड़े सवालों पर आ गए जिसका आपको लगता था कि ये तो मेरे से होंगे ही नहीं। ठीक है, स्क्वायर हो गया। चलिए, अब जो भी प्रकार आगे आते रहेंगे ना वो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के होंगे। ध्यान से, डायगोनल मैट्रिक्स अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? देखिए, डायगोनल आपका किस चीज का होगा? डायगोनल आपका स्क्वायर का होगा, होता तो उसका भी है रेक्टेंगल का, लेकिन यहां डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात होगी। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है ना, ध्यान से समझना, सिर्फ डायगोनल लेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स में हम सिर्फ क्या लेंगे? डायगोनल ही लेंगे। यानी अगर मैं बोलूं कि भाई यहां 1 2 3 4 है, ठीक है, और एलिमेंट्स आपके जीरो हैं, और एलिमेंट्स आपके क्या हैं? सारे के सारे जीरो लिख दिए मैंने, तो ये क्या है? आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। यानी मैं इसको बता सकता हूं कि A इक्वल्स टू ए आई जे, ये आपकी कोई मैट्रिक्स है जिसमें क्या होता है ना, ए आई जे जो है ना, ए आई जे कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर मान लो, यानी कि हम इसको मान लेते हैं कोई भी रियल नंबर R लिख देते हैं। कब? व्हेन I इक्वल्स टू J। देखो, जब I इक्वल्स टू J, ये क्या है? A11, ये A22, ये A33 है, ये A44 है। ठीक है, यानी जब I इक्वल्स टू J है ना मेरे भाई, तो आपका कोई भी नंबर हो जाएगा। लेकिन जब I नॉट इक्वल्स टू J है, जब आप ये A12 है, ये A21 है, ये A31 है, क्योंकि थर्ड रो का पहला कॉलम, थर्ड रो है और पहला कॉलम, तो A31, ये सारे क्या होंगे? जीरो होंगे। यानी इसकी डेफिनेशन डायगोनल मैट्रिक्स की इस तरीके से दी जाती है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका लीडिंग डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल, देखिए अब आपको एक चीज और समझ में आई कि जो ये आपका होता है ना, इसे हम बोलते हैं जी प्रिंसिपल डायगोनल। इसको क्या बोला जाता है मेरे भाई? इसको बोला जाता है जी प्रिंसिपल डायगोनल, जो कि मैंने यहां हैश लगा के लिखा भी हुआ है ताकि आपको बताना भूल ना जाए। और इसे प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं और इसे हम लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल। यानी डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे वो तो आपके जीरो को छोड़ के कुछ भी हो सकते हैं, मतलब जीरो भी हो सकते हैं। मतलब देखो, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स मे और मे नॉट बी जीरो, ये जीरो हो या कुछ भी हो, लेकिन सबसे मेन चीज ये है कि और जो एलिमेंट्स बच गए डायगोनल को छोड़कर, वो सारे आपके क्या होने चाहिए? जीरो। यानी जब आपके i इक्वल्स टू जे है तब कुछ भी हो सकता है, और जब i नॉट इक्वल्स टू जे है तो आपका जीरो होगा। क्लियर बात? बिल्कुल क्लियर होगी। तो आपको क्या चीज समझ में आई? यहां से हमें यह चीज समझ में आएगी कि डायगोनल मैट्रिक्स भी एक तरीके की स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। देखिए, ये है तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही, जिसका लीडिंग डायगोनल अदर देन जीरो और जीरो हो सकता है, लेकिन डायगोनल को छोड़ के जो भी एलिमेंट्स है ऊपर और नीचे वो सारे जीरो होंगे। क्लियर? अब इसी सिलसिले को जैसे ही हमने आगे बढ़ाया, देखो हर एक चीज का मतलब उसकी है ना, उसकी है उसमें छुपा हुआ है। जो ये कह रहा है डायगोनल है, यानी डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे और सारे क्या होंगे? जीरो। नेक्स्ट आया जी स्केलर। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी? हर एक चीज को मैं आपको पहले दूंगा क्या एग्जांपल, उससे समझ में आएंगे। अब स्केलर ये होता है, जैसे मैंने बोला जी 5 5 5, और सारे एलिमेंट्स तो जीरो ही होंगे भाई। अब डायगोनल एलिमेंट से, डायगोनल मैट्रिक्स से आगे बढ़ रहे हैं। स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरीके की डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रिंसिपल डायगोनल में ही एलिमेंट्स क्या हैं? कुछ कुछ है, लेकिन ऊपर नीचे और सारे क्या हैं? जीरो। यानी लेकिन स्केलर में एक चीज ये है, स्केलर में ये है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। या तो 5 5 कर लो,
या मैं कहूं भाई 3 3 3 कर लिए, तो ये भी आपका, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो हमने देखा भाई a इक्वल्स टू ए आई जे, जो वो लिखी जाती है, इसकी डेफिनेशन वो इस तरीके से लिखी जाएगी कि ए आई जे में ये आपका कांस्टेंट है, k मींस कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट कब होगा, जब i इक्वल्स टू जे होगा। जब i इक्वल्स टू जे होगा, ये a11 a22 a33 ये चीजें है ना, ये चलेंगी। जब तो k होगा और बाकी के क्या होंगे, i नॉट इक्वल्स टू जे पे आपके होंगे 0। तो जितने भी एलिमेंट्स बच गए अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल वो 0 होंगे, और जो डायगोनल होगा वो सारे के सारे सेम होंगे। या तो 5 5 ले लो, 3 3 ले लो, 4 4 ले लो, -1 1 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स। अब इंपॉर्टेंट एक बात जो पिछले उसमें रह गई थी, डायगोनल मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और वो बात ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि इस डायगोनल वाले को आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगर मेरे को इसको लिखना हो ना, तो मैं इसको ना कुछ इस तरीके से लिखूंगा, ध्यान से समझना है कि आपके एलिमेंट्स तो कहां हैं, एलिमेंट्स तो मेरे भाई आपके डायगोनल में हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं DIAG यानी डायगोनल, और अंदर लिख दूंगा 1 2 3 4, अंदर क्या लिख दूंगा 1 2 3 4। इसका मतलब यही है, और सारे सारे एलिमेंट 0 हैं, डायगोनल में जो एलिमेंट है वो 1 2 3 4 है, और ये मैट्रिक्स क्या आपकी डायगोनल है, ये मैट्रिक्स क्या आपकी डायगोनल है। यानी अगर आपको n क्रॉस n की मैट्रिक्स दिखानी है तो इसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, D1 D2 D3 D4 ऐसे ऐसे चलते Dn तक आएंगे। और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि कोई भी मैट्रिक्स क्या होगी, डायगोनल लिख के D1 D2 D3 और Dn तक लिख दें। तो क्या हम इस स्केलर मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं, आप बोले क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं DIAG और इसको लिख दें 5 5 5, आप बोलोगे जी बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि डायगोनल के जो एलिमेंट्स है ना वो क्या क्या है, 5 5 5, और अगर ये 5 5 हैं तो नीचे वाले क्या हो गए, नीचे ऊपर वाले 0। क्लियर। देखिए आराम आराम से सीखते हुए जाना है, बहुत लंबी अपनी जर्नी रहेगी 7-8 महीने की। तो ये नहीं हमें एक ही क्लास में तुर्रम खान बनना है, लेकिन एक क्लास में जो पढ़ेंगे वो ये होना चाहिए भाई, हम जब रिवाइज करें तो रिवाइज ही करें, हम याद ना करें, याद हम क्लास में करेंगे। भाई स्केलर का मतलब एक से एलिमेंट होंगे, डायगोनल में अलग अलग होंगे। अब नेक्स्ट जैसे ही बढ़े वो ये आ गया यूनिट और आइडेंटिटी, यानी वो स्केलर मैट्रिक्स है, ये वो स्केलर मैट्रिक्स है जिसके अंदर के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ यूनिट, या तो यूनिट बोल लो या आइडेंटिटी यानी 1 1 होंगे। तो जो एलिमेंट्स बच गए वो क्या होंगे, ये आपके 0 0। क्लियर। यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके, जितने भी एलिमेंट्स हैं प्रिंसिपल डायगोनल के जो हैं वो सारे 1 1 1 होंगे। वो सारे क्या होंगे दोस्त, वो सारे 1 1 होंगे, और बाकी के आपके 0 होंगे। यानी इसकी अगर डेफिनेशन लिखनी है तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि भाई AIJ, चलो अब की बार है ना दूसरा साइन ले लेते हैं ताकि अपने को साइन भी याद रहते रहे कि भाई साइन ये वाले भी थे, तो अब की बार वाला ये वाला साइन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें AIJ में क्या होगा भाई, ये 1 होगा कब, जब I इक्वल्स टू J होगा, A11 A22 A33 क्या क्या है 1 1 1, और सारे जो बच गए वो क्या होंगे 0 होंगे। यानी I जब नॉट इक्वल्स टू J होगा तो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। अब एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, ये तो बिल्कुल सही बात है भाई, हर एक आइडेंटिटी जो है वो स्केलर होगी, क्योंकि स्केलर में क्या था, ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए सेम। क्या ये डायगोनल भी मैट्रिक्स है, बिल्कुल है जी, क्योंकि डायगोनल में ही एलिमेंट्स और सारे क्या है 0 है। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, बिल्कुल है। तो जो नीचे नीचे चीजें आ रही है ना उसके बाद वो सारी वो पहले वाली तो हैं ही, बाकी उनकी हर एक की एक एक अलग अलग क्वालिटी और बढ़ती जा रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, यूनिट समझ में आ गई। यूनिट का मतलब क्या है, एक। आइडेंटिटी भी क्या होती है, एक, यानी एक 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 है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जी ट्रायंगुलर। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, अब ट्रायंगल तो भाई या तो ऐसे बनेगी या फिर ट्रायंगल ऐसे बनेगी। तो एक होती है जी अपर ट्रायंगुलर, एक होती है जी लोअर ट्रायंगल,
ठीक है, तो दोनों समझनी है, दोनों मैं आपको समझा दूंगा, कोई भी बड़ी बात नहीं है। अपर ट्रायंगुलर का मतलब पता है क्या है भाई? ऊपर जो ट्रायंगल बन रही है ना, उसके एलिमेंट्स तो कुछ ना कुछ होंगे, और बाकी के जो भी है ना वो सारे 0 0 है। मैंने क्या बोला? ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं, ऊपर की जो ट्रायंगल है उसमें तो एलिमेंट्स होंगे, और जो सारी बच गई ना वो सारे क्या होंगे? 0 होंगे। तो क्या मैं ऊपर वाली ट्रायंगल में, चलो इस तरीके से लिख लेते हैं कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऊपर की ट्रायंगल में 1 2 3 यहां 0 0 0 दे दिया, 4 5 6 ले लें। बात क्लियर हुई कि नहीं? हमने क्या बोला जी? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये है ऊपर ऊपर ट्रायंगल बना दो, जहां ट्रायंगल बनाया वहीं एलिमेंट्स हैं, और बाकी के क्या है? 0। और बाकी के क्या है जी? 0। चलिए, अब अगर मेरे को इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी तो मैं कैसे लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा भाई। चलो अब की बार AIJ ले लेते हैं। हमने बोला भाई 0 कब होंगे? 0 जब होंगे, ये कौन सा है? A21 है। A21 यानी कि I जब J से बड़ा है। देखो ये क्या है? A31, ये क्या है? A32। इस ट्रायंगल में ऐसे ही तो होता ना, A11 A भाई 1 2, यहां तीसरी टर्म आ गई, पहली रो तीसरा कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। यहां आएगा A31, ये A32, ये A33। तो आप एक बात बताओ, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें I हमेशा J से बड़ा है। I हमेशा जहां भी J से बड़ा होगा वो 0 होगा। ये बस देख के लिखना है, याद नहीं रखनी कि भाई नीचे वाली ट्रायंगल नीचे जो बनेगा वो 0 होगा। और हम बोलेंगे भाई कोई भी रियल नंबर हो सकता है जब I लेस देन इक्वल्स टू J हो, यानी जब I चाहे तो इक्वल्स टू हो J के, या फिर बड़ा हो। J क्या हो? J बड़ा हो। J बड़ा होते भी कुछ ना कुछ नंबर लिखा जाएगा। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्त, अपर ट्रायंगुलर का मतलब ये है कि ऊपर वाली ट्रायंगल में एलिमेंट्स होने चाहिए। ऊपर वाली ट्रायंगल में क्या होने चाहिए? एलिमेंट्स होने चाहिए, और नीचे जो बच गया वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये हमने सारे के सारे 0 कर दिए। ठीक है, अब इसमें एक खास बात और बताऊं। खास बात ये है, शायद आपकी बुक में लिखी हुई ना लिखी हुई, एक होती है जी प्योर अपर ट्रायंगुलर। क्या होती है जी? प्योर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है भाई? प्योर का मतलब ये होता ना यार कि भाई प्योरली एक बात है। प्योरली क्या है? प्योरली एक बात है, प्योरली ऊपर ऊपर की ट्रायंगल में कुछ ना कुछ होगा। प्योरली क्या होगा? ऊपर ऊपर की ट्रायंगल में। यानी कि मैं बात ये कह रहा हूं भाई, ऊपर की जो ट्रायंगल बनाई उसमें उसको छोड़ के सारे के सारे एलिमेंट्स 0 लिख दिए। 0 0 0। देखना एक बार ध्यान से, यहां लिख दिया 1 2 3। अब समझो, अब प्योर अपर, देखो अपर ट्रायंगुलर तो ये है भाई, पूरी की पूरी ट्रायंगल में जो भी एलिमेंट्स रह गए ऊपर की ट्रायंगल में वो अदर देन 0 हैं। ठीक है, लेकिन प्योर अपर ट्रायंगुलर में ये है जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल वाले हैं वो भी 0 हो जाएंगे। यानी कि प्योरली ऊपर ऊपर जो ट्रायंगल बनी, प्योरली ऊपर ऊपर वाली जो ये ट्रायंगल बनी है, ये हम इसमें एलिमेंट्स हैं, और बाकी के सब कुछ क्या कर दिए? 0 कर दिए। बात क्लियर होगी या नहीं? ये चीज समझनी पड़ेगी। यानी प्योर अपर ट्रायंगुलर वो होगी जो ट्रायंगल में लीडिंग डायगोनल आता है वो भी हमने 0 कर दिया। वो भी हमने क्या कर दिया? 0 कर दिया दोस्त। और 0 करने के बाद अगर मैं कहूं इसकी डेफिनेशन लिख के दिखा दो, तो आप बोलोगे A इक्वल्स टू AIJ कुछ इस तरीके से होगा कि भाई R तभी है जब J बड़ा है। जब भाई A1 2 1 3 2 3 भाई J बड़ा है तभी R होगा, और सारों में 0 होगा। यानी जब ये J के बराबर हो या फिर I बड़ा हो तो वो सारे के सारे में क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, ये आपको ना लिखना आराम आराम से आएगा, आराम आराम से आप लिख पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आप सीख जाओगे। पर अभी मैं अगर कोई चीज बता रहा हूं ना एग्जाम्पल से, तो एग्जाम्पल से ही ध्यान में रखो। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज देखते हैं जी, लोअर ट्रायंगुलर क्या है। तो आप बोले जी लोअर ट्रायंगुलर का मतलब ये है ट्रायंगल बन रहा है कहां? नीचे। यानी मैं बोलूं कि 1 2 3 0 4 5 0 0 6, यानी ये जो ट्रायंगल बना ये कहां बना जी? नीचे बना। ये ट्रायंगल कहां बना आपका?
नीचे बना, यानी हमने बोला ये तो ट्रायंगल है और बच गए जो एलिमेंट्स ये आपके क्या क्या हो गए, 0 0 0 हो गए। क्लियर? तो ये आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर हमें इसको फॉर्मूले में पिरोना हो तो क्या पिरो सकते हो, ये लिखना जरूरी है। आप ये वाला साइन इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि भाई ये 0 कब हो रहा है, 0 जब है, जब ये क्या है, ये एलिमेंट है आपका 1 2, यानी आपका आई जो है ना वो जे से छोटा है। आई क्या है, जे से छोटा है। आई अगर जे से छोटा है ना तो ये हो जाएंगे सारे 0, लेकिन आई अगर जे से बड़ा या बराबर है तो ये होंगे कोई ना कोई रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर? लिख लेंगे। ऐसे ही हमारी आएगी प्योर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसे हम, प्योर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब तो आप शायद खुद बता देंगे, यानी अगर नीचे की, देखो नीचे ट्रायंगल बन रही है तो लोअर ट्रायंगुलर है, नीचे की ट्रायंगल में एलिमेंट्स हैं, और अगर हम बोलें भाई साहब अगर एलिमेंट्स कुछ ऐसे ऐसे हैं 0 0 0 1 2 3, यानी प्योरली नीचे ही एलिमेंट्स हैं, ट्रायंगल के नीचे ही एलिमेंट्स हैं, तो ही हम उसे क्या कहेंगे, प्योर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये आप खुद कर सकते हो। और खुद क्या करोगे, चलो मैं लिख के दिखा देता हूं कि a इक्वल्स टू, अब की बार ये वाला साइन ले लें, ये वाला ले लेते हैं ताकि आपको याद भी रहे कि नोटेशन ये भी होती है, यानी r सिर्फ और सिर्फ जब होगा जब i ग्रेटर देन j होगा। भाई 1 ये क्या है, a21, ये a31, यानी i जब ग्रेटर देन j है, और 0 कब होगा, जब इक्वल होगा तब भी और छोटा होगा तब भी। देखो यहां ये क्या है, a12 हो गया, a11 हो गया, बराबर में भी है, और भाई j बड़ा है तब भी है। ठीक है, क्लियर? चलिए बड़ी आज समझ में आ गया कि लोअर ट्रायंगुलर वो होती है जिसमें नीचे वाली ट्रायंगल में एलिमेंट्स हैं, और प्योर लोअर वो है प्योरली नीचे एलिमेंट्स हैं और सारे के सारे 0 हैं, यानी कि जो डायगोनल है ना वो भी हमने 0 कर दिया। समझ में आई बात? बिल्कुल समझ में आई जी। तो समझ में आई तो आखिरी चीज आपको बतानी है। अब मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा। देखो 0 और नल मैट्रिक्स क्या होती है भाई, 0 और नल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। क्या वो जरूरी है? हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं भाई। 0 और नल मैट्रिक्स वो होती है जिसके इसके सारे एलिमेंट्स क्या हों, 0 हों, यानी ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी आपने 0 मान ली, ये आपने 0 करी, ये भी 0 है। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी क्या है, 0 और नल मैट्रिक्स, यानी ये आपकी रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और ये आपकी स्क्वायर भी हो सकती है। पहली बात तो हम इसे इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं जी, A इक्वल्स टू ए आई जे वो मैट्रिक्स है जिसमें I और J कुछ भी हों, इसके एलिमेंट्स सारे क्या होंगे, 0 फॉर ऑल I, J। ये क्या है, ये निशान होता है जी फॉर ऑल का। ये निशान किस चीज का होता है, फॉर ऑल। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में और पेपर में ना अभी बुक में भी चलती जाएंगी। ये किसका निशान है भाई, ए आपने जो सीधा है वो उल्टा बना दिया और डंडा थोड़ा सा आगे निकाल दिया, तो इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल। तो फॉर ऑल I, J आपके सारे के सारे एलिमेंट 0 हैं, तो वो क्या होगी, 0 और नल मैट्रिक्स। अब भाई थोड़ी सी ये चीज मन में आई कि यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या सारे के सारे 1 होंगे तब यूनिट आइडेंटिटी होगी? नहीं भाई, देखो यूनिट आइडेंटिटी मैंने क्या बताई थी, सिर्फ लीडिंग डायगोनल यानी पर्स जो आपका, एक तो पहली बात ये स्क्वायर होती है, इसमें स्क्वायर और रेक्टेंगुलर का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होगी मेरे भाई। ठीक है, स्क्वायर में, और जो भी प्रिंसिपल डायगोनल है वो 1 1 1 होगा और सारे के सारे 0। लेकिन नल में क्या है, नल और 0 में सारे के सारे 0 होंगे, और ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ये स्क्वायर भी। ये थोड़ी सी छोटी छोटी बातें हल्की सी एग्जाम में एकदम दे सकता है कि अ 0 मैट्रिक्स इज ओनली अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नो, 0 मैट्रिक्स कैन ऑल्सो बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? चलिए, ये आपकी चीजें समझ में आई, सारी की सारी क्लियर होती जा रही हैं। अब 2 चीज और देखेंगे, फिर एक्सरसाइज चालू करेंगे, मजा आ जाएगा आज। चलिए, पहली है जी कंपेरेबल मैट्रिक्स। हम बोले जी कंपेरेबल मैट्रिक्स किन्हें कहते हैं, तो आप बोले, अगर मैं बोलूं 1 2 3
4 5 6, ठीक है, एक तो ये मैट्रिक्स है और ये एक ये है -1 0 2 4 5 9। भाई इनका जो ऑर्डर है ना वो क्या है, इसका ऑर्डर बताओ क्या होगा। तो ऑर्डर आप बोलोगे भाई रोज कितनी है, 1 2, भाई 2 रो हैं, इनटू कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स हो गए, इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। इसका भी कितना है भाई, 2 तो रो हैं और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, तो कॉलम्स हो गए 2 क्रॉस 3। यानी किन्हीं भी मैट्रिक्स को कंपेरेबल तभी कहा जा सकता है जब उनके ऑर्डर्स सेम हो। यानी इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3, इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। अब ये अगर इक्वल है ना, ऑर्डर इक्वल है, तो ये कंपेरेबल मैट्रिक्स हैं भाई, इनको हम कंपेयर कर सकते हैं किसी ना किसी बात पे, ठीक है। तो कंपेरेबल यानी कंपैरिजन किन चीजों का होता है, कंपैरिजन दो समान सी चीजों का होता है भाई। अब आप बताओ, आदमी का और गधे का कंपैरिजन तो कर नहीं सकते, आदमी का आदमी से ही कर सकते हैं ना। यानी उनकी बॉडी शेप दोनों की एक जैसी जैसी है भाई, ये भी ह्यूमन बीइंग है, ये भी ह्यूमन बीइंग है, तो उनका कंपैरिजन हो सकता है। यानी कंपेरेबल मैट्रिक्स वो होती हैं जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम हो, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेम। सेम ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होंगी उनको हम कंपेरेबल मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर सेम, मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो हम इसकी डेफिनेशन भी लिख देते हैं कि कंपेरेबल मैट्रिसेस आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। बस ऑर्डर सेम होना चाहिए, अंदर के एलिमेंट सेम हो या ना हो, ठीक है। चलिए अब बात आती है जी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी आप बताओ, बिल्कुल इक्वल कब होंगी कोई चीज, भाई बिल्कुल इक्वल जब होंगी जब मैं बोलूं यहां 1 2 3 4 5 6 है और यहां भी 1 2 3 4 5 6 है। यानी चलो यहां 7 और 8 लिख लें, यहां भी 7 और 8 लिख देते हैं। आपने एक तो ये चीज देखी भाई, हर एक चीज सेम होगी, यानी 1 2 2 क्रॉस 4 का है, ये 2 रो है और 4 कॉलम है, तो पहली बात तो ऑर्डर तो सेम होगा ही होगा। दूसरी बात ये है जितने एलिमेंट्स है ना वो भी सेम होंगे। यानी इक्वलिटी का मतलब ये है, इक्वल मैट्रिक्स उन्हें बोलते हैं जिनका ऑर्डर और जिनके एलिमेंट्स दोनों के दोनों सेम हो, उन्हीं जगहों पर हो। ये नहीं कि एक ही इसमें यहां है और इसमें यहां हो जाएगा, नहीं, एक एक की जगह पे होना चाहिए, दो दो की जगह, ठीक है। चलिए यानी मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे पास एक्स वाई जेड डब्ल्यू है और अगर मैं इसको इक्वल कर रहा हूं 1 2 3 4 के, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी भाई x की वैल्यू क्या है, 1 है, x क्या है 1 है, y आपका 2 है, y आपका 2 है, z आपका 3 और w आपका 4 है, z आपका 3 w आपका 4 है, ठीक है। बहुत ही छोटी छोटी बातें आज की क्लास की थियरी में की है, थियरी यहां पर कंप्लीट होती है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट, अपनी कौन सी, फंडामेंटल। जीवन संस पब्लिकेशन है भाई, एलिमेंट्स की बुक है, बहुत बढ़िया बुक है, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन सारे के सारे करेंगे। आप बेशक बुक हो आपके पास तो और बढ़िया है, नहीं है तो क्वेश्चन हमने बिल्कुल लिखे हुए हैं, कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। नोट्स आपको प्रॉपर बनानी है, ठीक है। तो क्लास अटेंशन हो जाओ, थोड़ा सा आपको 3 सेकंड का ब्रेक दे देते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए ब्रेक की समाप्ति और आपकी क्लास स्टार्ट। एक्सरसाइज 3.1। पहली बात तो आपको ये समझना है कि हमारी बुक रहेगी एलिमेंट्स क्लास 11th है या क्लास 12th है, ये हमारी क्लास 12th है, बिल्कुल ये तो समझना पड़ेगा ही, वॉल्यूम 1 है, ठीक है। एलिमेंट्स, इसमें हम आपके जेई फाउंडेशन हो, जेई मेंस हो, जेई एडवांस्ड हो, ये सारे के सारे, या फिर आपके ओलंपियाड्स में क्वेश्चन आते हैं ना, एक चैप्टर देखियो, आप एक चैप्टर पूरा का पूरा जैसे ही करोगे ना आपको पता लग जाएगा हमने सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2 टॉपिक से मिलाकर क्या रखेंगे, तो हम 2 टॉपिक्स जब कर लेंगे ना इकट्ठे तो उस क्वेश्चन को तब देख लेंगे, लेकिन करेंगे हर एक चीज। सो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास का पहला क्वेश्चन। 3.1 का पहला क्वेश्चन लिख रखा जी, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स। भाई पहला ही क्वेश्चन ये दिया कि डायगोनल मैट्रिक्स का एक एग्जांपल दो, तो यहां हम सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन ये कह रहा है जी पहले का पहला ही करो कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है मेरे भाई।
डायगोनल मैट्रिक्स का एक एग्जांपल दो भाई। क्या हम 1 2 3 लिख सकते हैं और सारों को जीरो कर दूं? यानी डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल में एलिमेंट हो और सारे के सारे क्या हो? जीरो। बस डायगोनल में एलिमेंट रखने, कुछ भी रख दो और बाकी के जीरो कर दो। चलो बढ़िया। सेकंड कह रहा है जी एक स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल दो। भाई स्केलर मैट्रिक्स वो होती है जो हमने देखा भी था भाई, हमने बोला कि स्केलर वो होती है वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल सारे के सारे सेम हो, अदर देन डायगोनल सारे जीरो हो। यानी डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? सेम है। देखिए अब एक मैट्रिक्स जो स्केलर है ना, ये डायगोनल भी बोल सकते हैं इसको। स्केलर को डायगोनल क्यों बोल सकते हैं? डायगोनल इसलिए बोल सकते हैं मेरे भाई क्योंकि दोस्तों क्या इसमें आपको दिख रहा है भाई, डायगोनल में ही तो एलिमेंट है और सारे जीरो हैं, तो डायगोनल भी होगी, स्केलर भी है। नेक्स्ट बात आपको बोल रहा है कि भाई एक मैट्रिक्स विच इज डायगोनल बट नॉट स्केलर, यानी डायगोनल होनी चाहिए, स्केलर नहीं होनी चाहिए। स्केलर तो होती है सारे सेम, यानी सारे हम सेम नहीं लेंगे, 3 4 5 अलग अलग ले लेते हैं। ठीक है, सारे के सारे हमने अलग अलग ले लिए, तो ये आपकी क्या हो गई? एक डायगोनल मैट्रिक्स जो कि स्केलर नहीं। अब कई भाइयों ने पूछा सर जी क्या अगर हम लें 2 2 और 3 ऐसे लिख दें तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी जो कि स्केलर नहीं है? बिल्कुल है जी भाई, सारे के सारे एलिमेंट्स जब सेम होंगे ना तभी वो स्केलर हो पाएगी। अगर सारे के सारे एलिमेंट्स अलग अलग हैं, देखो सारे के सारे का मतलब अगर मैं बोलूं 8 भाई इन तीनों में तीनों सेम नहीं होने चाहिए, अगर ऐसे हैं तो भी इसको हम डायगोनल बोल सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। देखिए एलिमेंट्स आपके कितने हैं? 18। अब 18 एलिमेंट्स को क्या हम भाई ऐसे लिख सकते हैं 1 क्रॉस 18? आप बोलोगे जी बिल्कुल भाई 1 क्रॉस 18 की जो बनाओगे भाई एक रो ले लो, 18 कॉलम ले लो, है ना? तो एक ये हो सकता है, एक इसके उल्टा ले लो 18 क्रॉस 1, यानी 1:18 और 18 into 1 ले लिया। ठीक है, एक 2 नीम 18 होता है। ठीक है जी, यानी 2 रोज हैं और 9 कॉलम्स, या फिर 9 क्रॉस 2 ले लो। ठीक है, फिर 3 6 18 होता है जी, 3 क्रॉस 6 हो गया और 6 क्रॉस 3 भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या और भी हो सकते हैं इसके? नहीं, अब नहीं हो सकते। देख लो कुछ होता हो तो भाई, अगर हम कहेंगे 9 दूनी 18 वो कवर हो गया, हम कहेंगे 6 × 18 वो भी कवर हो गया, 18 × 1 ये भी कवर हो गया। ठीक है, तो पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी हैं? व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? ये ऑर्डर्स हैं टोटल 6 टाइप के, टोटल 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, वो हमने ये लिख दिया। व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स? कह रहा है अगर 5 एलिमेंट्स हैं। मेरे भाई एक चीज बताओ, अगर 5 एलिमेंट्स हैं या तो आप कहोगे 1 × 5 या एक कहोगे 5 × 1, बस इससे अलावा तो कोई होगा ही नहीं जिनकी मल्टीप्लाई 5 बने, यानी वो जिसमें रोज पूरी हों और कॉलम्स पूरे हों। ये नहीं आप 2.5 × 2 कह दो भाई 5 होता है, भाई 2.5 आपकी रोज हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। ठीक है, 2.5 आपकी रोज नहीं होंगी, ये चीज समझनी है। ठीक है, तो ये आपके एलिमेंट्स हो गए, ये आपके पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कंस्ट्रक्ट अ 2 × 2 मैट्रिक्स। अगर आपको है ना थोड़ी सी यार समझने में परेशानी हो रही हो ना हैंडराइटिंग, तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आराम आराम से टाइम के साथ साथ सुधरती जाएंगी चीजें। कंस्ट्रक्ट अ 2 × 2 मैट्रिक्स A = Aij, बिल्कुल ठीक है। whose elements are given by Aij = I + 2j का होल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या समझे? हम समझे जी A = जो ये Aij है ना वो क्या है? 2 × 2 की, और 2 × 2 का मतलब क्या होता है भाई? ये A11 होगा, A12 होगा, फिर ये दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, यही तो होगी 2 × 2 की मैट्रिक्स। होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। तो इसमें एलिमेंट लिखना है। अब आप बताओ A11 क्या होगा? मैं बोला जी A11 क्या होगा भाई? I भी 1 है और J भी 1 है, यानी 1 + 2 × 1 और इसका करेंगे जी होल स्क्वायर और बाय 2। बस ये चीज लिखनी है, कोई दिक्कत नहीं है। I और J दोनों की जगह 1 1 लिख दो, तो 2 × 1 = 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2।
9/2 4.5 भी लिख सकते हैं और इसको 9/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर आई बात A12 की, तो यहां लिखा हमने A12 को कैसे सोल्व करेंगे भाई, i की जगह 1 लिखा और j की जगह 2 लिख देंगे, j की जगह 2 लिख दिया और इसका स्क्वायर बाई 2, तो 2 दूनी 4 और 1 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है जी 25, 25/2। तो क्या हम इसकी जगह 25/2 लिख सकते हैं, आप बोलोगे जी बिल्कुल। नेक्स्ट आया आपका 2 1, और 2 1 में क्या लिखेंगे भाई, i की जगह 2 और j की जगह 1, तो 2 + 2 × 1 इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी 2 एकम 2 रे 2, 4 का स्क्वायर 16/2 होता है जी 8, तो यहां लिख देंगे 8, ठीक है। और फिर आया हमारा 2 में क्या होगा भाई, i की जगह 2 + 2 × j की जगह 2 और इसका स्क्वायर अपॉन 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 6 का स्क्वायर 36, 36/2 होता है जी 18। इतनी तो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए कि जल्दी जल्दी आप इतना कर सको। ये नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे मैंने 18 ही लिखा है, कोई बड़ी बात है नहीं। इस तरीके से आपको सोल्व करना है, बस सिंपल सी बात थी। ए आई जे दे रखा था और इसने कहा कि भाई आई और जे टर्म्स कुछ इस प्रकार होंगी, भाई 1 1 पुट करोगे तो यहाँ 1 1 पुट करो, 1 2 है तो 1 2 ऐसे पुट करो। ऐसे करते करते जो भी आपकी संरचना बनेगी वो बना दो। क्लियर? चलिए, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है पहली, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। फिर कंस्ट्रक्ट करनी है 2 × 2 की मैट्रिक्स जिसमें ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इक्वल्स टू आई स्क्वायर माइनस जे का मोड। पहली बात तो मोड क्या होता है जी, इसको हम बोलते हैं जी मॉडुलस। देखो, मोड बोल लो या फिर मॉडुलस बोल लो। मॉडुलस क्या होता है ना, इस तरीके से डिनोट किया जाता है और इसका मतलब ये होता है इसमें या तो आप +2 रखोगे तो भी आंसर क्या आएगा +2, -2 रखोगे तब भी आंसर क्या आएगा +2। तो यानी अगर मैं बोलूं +-n इक्वल्स टू क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, जो हमें रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव दे उसे हम मॉडुलस कहते हैं। यानी कोई भी टर्म यहाँ 1 1 2 2 ऐसे करके पुट करेंगे ना, कुछ भी पॉजिटिव आया नेगेटिव, हमें आंसर क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। पहली बात तो ये थी मोड की। दूसरी, हम बना रहे हैं अभी क्या, अपनी प्यारी सी मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे। क्वेश्चन ने क्या बोला, 2 × 2 की बनानी है, तो 2 × 2 की क्या होगी, A11 A12 A21 A22। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर होगी। अगर क्लियर बात है तो लिखो भाई अब यहां, तो या तो आप डायरेक्ट लिख लो या फिर यहां पे एक एक करके लिख देते हैं। A11 क्या होगा भाई, 1 का स्क्वायर -1, क्या हमारा ऐसा होगा 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर होता जी 1, 1 में से 1 गया 0, 0 का मोड 0, तो यहां लिखा 0। नेक्स्ट आती है A12 की बारी, A12 12 होगा, इसका मोड किया 1 का स्क्वायर -2। आप बताओ यार 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 - 2 -1, अब -1 का मोड तो प्लस का ही 1 होगा ना, तो यहां क्या लिखेंगे 1। देन आता है A21, A21 होगा जी 2 का स्क्वायर -1 और 2 का स्क्वायर होता है 4 में से 1 गया 3, 3 का मोड 3 ही रहेगा। और फिर आएगा 22, यहां लिख देते हैं 3, A22 होगा जी 2 का स्क्वायर -2, भाई 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 में से 2 गया 2 और 2 का मोड भी 2 ही रहेगा, पॉजिटिव का तो पॉजिटिव ही रहता है और नेगेटिव का भी पॉजिटिव, तो यहां गया। तो 0 1 3 2 ये आपकी क्या होगी 2 × 2 की मैट्रिक्स। क्लियर? बस ये आपको बना के दिखाने, इस तरीके से सॉल्यूशन करना है, बस प्यारा सा सॉल्यूशन है ये। या तो आपका सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव होगा तो डायरेक्ट यहां करके दिखाएंगे, सब्जेक्टिव पेपर है जैसे आपको भाई सीबीएसई हो या एचबीएसई हो, कोई भी बोर्ड हो आपका ऑल ओवर इंडिया, आपको इस तरीके से पूरा का पूरा करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे, चलिए क्वेश्चन कह रहा जी अभी हमें 3 × 2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिनके एलिमेंट्स गिवन बाय ए आई जे इक्वल्स टू 1/2 मोड ऑफ i - 3j है। तो हम बोलेंगे अपनी प्यारी मैट्रिक्स को कि भाई किस तरीके से बनेगी, तो मैट्रिक्स बोली भाई a इक्वल्स टू ए आई जे, ये हमारी मैट्रिक्स हो गई। पहली बात तो नोटेशन याद रखनी है, ये ए आई जे ऐसे भी हो सकता है, ये ए आई जे ऐसे भी हो सकता है, डबल भी लग सकता है, ठीक है, ये याद रखना आपको। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे भाई देखो 3 × 2 की है तो इसका मतलब कि 3 तो रो होंगी, 3 तो रो होंगी और कॉलम कितने होंगे 2, तो 3 रो का मतलब है A11 A21 A31।
फिर कॉलम दो होंगे, सिर्फ एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये बनाएंगे, एक 1 2, ये 2 2, ये A3 2, यानी तीसरी रो का दूसरा कॉलम, तीसरी रो का दोस्तों दूसरा कॉलम, तीसरी रो का दूसरा कॉलम, ये हमने लिख दिया। और सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या कहता है, अब सारों की जगह वैल्यूज लिखनी है अपने को बस, ठीक है। तो हम लिखेंगे पहले A11 की जगह, आप सीधा भी लिख सकते हो, लेकिन एक एक चीज करके दिखाओगे ना एग्जामिनर को तो ही फायदेमंद है। ऐसे तो आप सीधा आंसर लिख दोगे इसमें पुट करके ना, वही सीधा हमने सोचा यहाँ 1 1 पुट किया, 1 -3 -2 का मोड 2 2/2 1 हो गया, सीधा 1 चिपका दे। नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसे लिख के दिखाना, 1 - 3 इंटू यहाँ हो गया 1। अब आप एक बात बताओ, 1 - 3 क्या होगा, -2। अब 1/2 मोड ऑफ -2 हम दिखाएंगे जी 2 होता है, 2/2 क्या होगा 1। इस तरीके से करके दिखाओगे तो थोड़ा सा एग्जामिनर को भी मजा आएगा कि भाई हाँ आपको मोड का भी पता है, एक एक चीजें कैसे लिख रहे हो वो भी पता लग जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, नेक्स्ट लिखते हैं हम A12। 12 को किस तरीके से लिखेंगे, 1/2 मोड ऑफ 1 -3 इंटू 2। अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाऊंगा, वो आपको देखो खोल के लिखना है भाई। 1 - 3 दूनी 6, भाई 1 में से 6 गया 5, माइनस का 5 का मोड क्या होगा 5, 5/2, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ 5/2, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका A21। A21 में क्या होगा भाई, यहां तो लिखेंगे 2 -3 इंटू में यहां क्या लिखेंगे 1, तो 2 में से 3 गया क्या होता भाई -1, -1 का मोड 1, तो 1/2, तो यहां लिखेंगे 1/2। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट आया यहां A22। बताओ भाई 1/2, कई बार ये क्वेश्चन लगते हैं भाई आसान है, लेकिन आपको प्रैक्टिस इतनी करनी पड़ेगी। तो 3 दूनी 6 में से 2 गया, कई तो दोस्त ऐसे करेंगे 2 में से 3 घटा देंगे, पहले 1 1 दूनी 2, नहीं भाई ऐसे नहीं करना है। 3 दूनी 6 है, 2 में से 6 गया 4 माइनस का, लेकिन मोड क्या कर दिया पॉजिटिव, 4/2 क्या हो जाएगा 4/2 हो जाएगा आपका 2, तो यहां आएगा 2। नेक्स्ट आपका आया जी A31। A31 ने कहा यहां 1/2 आई की जगह लिख दो 3 -3 इंटू यहां लिख दो 1। अब बताओ 3 - 3 कितना हो गया, पूरा का पूरा 3 एकम 3, ये हो गया 0, 0/, कुछ भी हो तो आंसर क्या आएगा 0, तो यहां लिख दिया जी 0। ये आया जी A32 यानी 1/2 मोड ऑफ 3 - 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, भाई 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया 3, मोड आपका हमेशा पॉजिटिव होगा 3, तो 3/2 हो जाएगा, तो आंसर यहां आ जाएगा 3/2। देखो आराम आराम से धीरे धीरे करते जाना है, कई बार इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, किस चीज की, उसकी कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन आपकी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन क्या नहीं होनी चाहिए आपकी, गड़बड़ानी नहीं चाहिए। ये हमने कुछ इस तरीके से बना दी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, चलिए जी देखिए पूरी एक्सरसाइज अब है ना, आज की एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है और आसान तरीके से चलेगी। कह रहा है इफ ये इक्वल्स टू ये है फाइंड एक्स एंड वाई। मैं कहूंगा भाई साहब कोई भी मैट्रिक्स कंपेरेबल कब होती है, जब ऑर्डर सेम हो, लेकिन ये इक्वल है। इक्वल का मतलब हर एक एलिमेंट के बराबर होगा। देखो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5, तो ये 2x 4 के बराबर होगा कि नहीं। आपको जो सॉल्यूशन करना है ना, उसमें एक बार और लिखनी है एज इट इज, और फिर क्या बोलना है 2x इक्वल्स टू 4। अगर 2x 4 है तो मेरे भाई x क्या होगा 4/2 यानी 2, कट जाएगा ना, तो x की वैल्यू आ गई। तो फिर x + 2y क्या लिख रखा है 0, तो हम बोलेंगे x + 2y इक्वल्स टू क्या होगा 0। चूंकि x इक्वल्स टू 2 है तो यहाँ 2 लिखा, 2 + 2y इक्वल्स टू 0, तो 2y की वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी -2, और y इक्वल्स टू 2 जब नीचे जाएगा 2 एकम 2, तो -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी 2 आ गई और y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। बिल्कुल सिंपल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ ये और ये इक्वल हैं x y z w बताओ। बता देंगे जी। सॉल्यूशन लिखा, एक बार ये इक्वेशन नीचे चिपकाई, हम बोले भाई x इक्वल्स टू क्या होगा 3, तो पहली बात तो x इक्वल्स टू 3 ये हमें मिल ही गया। दूसरा फिर लिख रखा 3x - y इक्वल्स टू 2, तो 3x - y इक्वल्स टू क्या होगा 2, x की जगह क्या रखूं 3, तो 3 × 3 - y इक्वल्स टू 2 होगा
बिल्कुल होगा जी। तो 3 तिया 9, 9 माइनस वाई इक्वल्स टू 2। वाई उस साइड जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और 9, 2 इस साइड आके माइनस का 2, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। वाई की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 7। जब आप नेक्स्ट उसमें चले गए तो 2x प्लस जेड क्या है 4 के बराबर, तो हमने लिखा जी 2x प्लस जेड तो 4 के बराबर है। 7 कहां से लिख दिया, ये क्या है आपका z है। तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या लिख दूं 3 प्लस जेड इक्वल्स टू 4, तो 2 तिया 6 होगा, तो z इक्वल्स टू 4। ये 6 उस साइड जाके माइनस होगा कि नहीं, बिल्कुल। तो z की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2, क्योंकि भाई 6 में से 4 गया 2, और बड़े के साथ जो ये है ना निशान, वो बड़ा देखो, बड़े के साथ जो निशान होता है ना वही लगाया जाता है। ये मैं उन बच्चों को बता रहा हूं जो थोड़े से वीक है। देखो ज्यादा वीक आप बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप यहां तक आ रहे हैं और वीडियो को देखते देखते, तो वीकनेस तो आप में है ही नहीं। ये बस वो होती है कंफ्यूज करने वाली चीजें, भाई एक माइनस लगा हुआ 6 में से 4, मैं 4 में से 6 कैसे घटाऊं, मत घटाओ भाई, 6 में से 4 ही घटाओ 2, और बड़े के साथ देख लो कौन सा निशान है भाई, 6 के साथ क्या है माइनस का, तो माइनस लिख दो, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट देखा 3y माइनस डब्ल्यू, तो आपके पास x है, y है, z है। अगला है जी 3y माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होगा जी 7 के बराबर। y आपके पास है 7, तो 3 इंटू 7 माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू 7। डब्ल्यू इस साइड आ जाएगा, देखो डब्ल्यू आ गया इस साइड इक्वल्स टू 7, इस साइड आएगा 3 7 21 में से 7 गया, 21 में से 7 गया 14। बस ऐसे लिख दो। एक दो स्टेप क्यों बढ़ाएं, ये तो मैंने एक एक बढ़ा के दिखाया है, यहाँ पे डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं भाई। डब्ल्यू इस साइड आ गया, डब्ल्यू इस साइड आ गया, 7 उस साइड जाएगा, 7 या 21 में से 7 गया 14। बस, तो आपके पास x 3 है, y 7 है, z -2 है और w 14 है। क्लियर क्लियर दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब सारे के सारे क्वेश्चन ये इक्वलिटी वाले ही रहने हैं, मेन क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ देखते हैं इनको सोल्व कैसे करना है। तो देखो भाई, हम बोले भाई साहब अगर ये ऐसे ऐसे है ना इक्वल हैं, तो भाई पहला पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के। ठीक है, तो a माइनस बी क्या है -1, a माइनस बी आ गया -1। दूसरा 2a माइनस बी क्या है 0 के बराबर, 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0 है। क्या मैं इनको सोल्व करूंगा, आपको सोल्व करनी आती है ऐसे, बिल्कुल आती है जी। ये माइनस माइनस है ना, यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ प्लस का है 2a तो यहाँ माइनस कर दिया, इसका कुछ है ही नहीं, 0 चाहे कुछ भी लिखो भाई, प्लस का दिख रहा माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या ये दोनों कट जाएंगे, माइनस बी प्लस बी, बिल्कुल। अब -2a है प्लस का a, तो माइनस का a बचेगा। आप बोले भाई 2a में से a घटाया a, और बड़े के साथ क्या है माइनस, तो माइनस लगा दे। -1 -0 -1 ही बचेगा, माइनस से माइनस हट गया, a की वैल्यू क्या आ गई 1, a की वैल्यू क्या आ गई 1। जैसे ही a1 आया, हमने पहले वाली इक्वेशन में a माइनस बी इक्वल्स टू -1 में पुट कर दिया, a की जगह लिखा -1, ये सॉरी 1, ये आ गया -1। b इस साइड आएगा, -1 इस साइड आके 1 + 1 यानी 2 बन जाएगा, तो b की भी वैल्यू आपकी हाथों हाथ निकल के आ गई। ठीक है, a आ गया, b आ गया। अब c और d भी निकालेंगे कैसे, 2a प्लस c क्या लिख रखा है 5, 2a प्लस c आपका 5 है दोस्तों, तो 2a की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस c इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 5, तो c की वैल्यू क्या होगी 5 - 2 यानी 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, अब 3c प्लस d क्या होगा 13। तीसरी बात क्या आई आपकी 3c प्लस d की, तो 3c प्लस d इक्वल्स टू 13। c की जगह क्या लिखूं 3, तो 3 इंटू 3 प्लस d इक्वल्स टू 13, 3 तिया 9, तो d इक्वल्स टू 13 में से जब 9 जाएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा कि नहीं, तो d की भी वैल्यू आपने निकाल दी। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो ऐसे कर करके आप सारे के सारी चीज़ों की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। देखिए ये बहुत ही इजी वाले क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चंस का लेवल आराम आराम से धीरे धीरे जैसे जैसे सारी चीज़ें जब मगअप हो जाएंगी ना, सारी की सारी चीज़ें जब जुड़ जाएंगी, इंटरमिक्स हो जाएंगी, तब बनेंगे क्वेश्चंस कि कहाँ कुछ भी दे रखा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे आपकी कमांड बनती चली जाएगी, बड़ी बड़ी चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी। कह रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z एंड u, इसमें से जो सेटिस्फाई करे इस मैट्रिक्स इक्वेशन को। भाई ये भी एक मैट्रिक्स की इक्वेशन है, भाई ये इक्वल टू a है तो मैट्रिक्स की इक्वेशन हो गई तो ठीक है भाई, इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। क्या बोलेंगे, क्या x + 3 0 के बराबर होगा,
बिल्कुल होगा जी। x प्लस 3 अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी साइड आके माइनस का 3, तो x की वैल्यू निकल गई। नेक्स्ट z माइनस 1 3 है, z माइनस 1 इसको हटा देते हैं, पहले 3 लिख दिया है ना। z माइनस 1 क्या है 3, तो z की वैल्यू क्या होगी भाई 3 प्लस 1 यानी कि 4। नेक्स्ट आया x प्लस 2y क्या है -7, x प्लस 2y -7 के इक्वल है, और x की वैल्यू तो हमें पहले ही पता है -3 है, तो यहां लिखेंगे -3 प्लस का 2y इक्वल्स टू माइनस का 7 एज इट इज। अब बताओ भाई 2y इक्वल्स टू माइनस का 7, ये प्लस का 3 होगा, बिल्कुल होगा जी। तो ये कितना बन गया माइनस का 4, क्योंकि 7 में से 3 गया 4 और बड़े के साथ क्या है माइनस, तो माइनस लगा दिया। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 जब नीचे जाएगा तो माइनस का 2 दूनी 4, 2 से कटेगा कितने पे 2 पे, तो y की वैल्यू आ गई माइनस का 2। और मेरे प्यारे दोस्तों आखिरी इक्वेशन क्या कह रहा है 4u माइनस 6 इक्वल्स टू क्या होगा 2u के बराबर। 2u जब इस साइड आएगा, देखो 4u में से 2u घटेगा तो 2u बचेगा कि नहीं, -6 इस साइड आके 6 बचेगा। देखो 4u 4 टॉफी में से 2 टॉफी घटेंगी तो 2 ही तो टॉफी बचेंगी, ये माइनस का 6 इस साइड आके 6 बन गया। u इक्वल्स टू 2 नीचे जाएगा वही 2 तिया 6, तो u की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3, u की वैल्यू क्या आ गई 3। आप ऐसे भी काट सकते हो 2 तिया 6, ऐसे भी कर सकते हो, और u इक्वल्स टू 3 ऐसे भी। तो आपकी x की वैल्यू आ गई, y की भी, z की भी, u की भी, ये सारी की सारी वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। क्यों करेंगी, क्योंकि हमने ये इक्वली तो रखे हैं सारे, ठीक है क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कितने क्वेश्चन है 11 12, ओके 12 तक ही क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन और बच गए, आसान आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल होले होले सारे क्वेश्चंस को कर देंगे। कह रहा जी सॉल्यूशन बता दो, x इंटू वाई 8 है, बिल्कुल ठीक है जी, x इंटू वाई 8 है, तो एक यहां 4 इक्वल्स टू w है, पहली बात तो w की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई 4, z प्लस 6 0 है भाई, z प्लस 6 अगर 0 है तो z की वैल्यू क्या होगी माइनस का 6, एक ये भी बात पता लगी, z प्लस 6 0 है तो z की वैल्यू -6, ठीक है। अब x y तो 8 है, x प्लस y क्या है 6, x प्लस y मेरे भाई क्या है 6। अब आप कोई भी 2 नंबर बताओ जिनकी गुना तो 8 हो और जिनकी जमा 6 हो, तो भाई वो नंबर होंगे 4 और 2, 4 और 2 6 होता है, 4 दूनी 8 होता है। यानी x अगर आपका 2 है तो y आपका 4 होगा, यानी 2 चौके 8 और 2 और 4 6, या x जब आपका 4 है तो y आपका क्या होगा 2, ये 4 और 2 6 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो याद रखना है जब x 2 होगा तो y 4 होगा, जब x 4 होगा तो y आपका 2 होगा, ठीक है। और w आपका यही रहेगा, z आपका यही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पेपर में ये आ गया, ये बताओ इस वाले क्वेश्चन में x अगर 2 है तो y बताओ क्या होगा, तो हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहां 2 पुट करेंगे भाई, 2 चौक 8 होता है, अगर x आपका 4 है तो 4 दूनी 8 होता है, y 2 हो जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया, समझ तो रहे हो आप सारी चीजें। मेरे को लगता है मैं ही होशियार नहीं हूं, आप सारे तो स्मार्ट हैं, है ना, सारी की सारी चीजें आपको पहले से आती हैं ऐसे लग रहा है। होने दो एक बार 4-5 क्लासेस, मेरे को लग रहा है आपकी स्मार्टनेस निखर के आएगी। भाई x माइनस वाई क्या दे दिया 5, 2x माइनस वाई क्या दे दिया 12, तो यहां दे दिया जी 2x माइनस वाई आपका 12, ठीक है। अब जैसे ही हमें इसको सोल्व करना है तो सोल्व किस तरीके से होगा, यहां माइनस लगाएंगे प्लस के नीचे, माइनस के नीचे प्लस और प्लस के नीचे माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे जी। अब माइनस का 2x प्लस का x क्या हो जाएगा माइनस का x इक्वल्स टू -12 और 5, 12 में से 5 गया 7, माइनस बड़े के साथ है तो माइनस लगा दे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, तो x आ गया आपका 7। अब मेरे प्यारे भाई एक चीज बताओ, इसी में अगर मैं ये चीज पुट कर दूं पहली वाली इक्वेशन में x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 में x की जगह 7, तो 7 माइनस वाई क्या हो जाएगा 5, और y इस साइड आ गया पॉजिटिव और 5 उस साइड जाके 7 माइनस 5 2 रह जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन में चले, और नेक्स्ट इक्वेशन में ना ऊपर वाली को नहीं पहले नीचे वाली को सोल्व करो, क्योंकि x तो हमारे पास है, यहां से w निकल जाएगा, फिर w इसमें पुट कर देंगे z आ जाएगा, ठीक है।
तो 2x प्लस डब्ल्यू, ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी भाई। 2x प्लस डब्ल्यू किसके बराबर है? 15 के। x की जगह क्या लिख दूं? 7, तो x की जगह लिख दिया 7 प्लस डब्ल्यू। एक तो अपना ये रिमोट ही नहीं चल रहा है यार, सॉरी, थोड़ी सी डिस्टरबेंस के लिए। जब तक है ना चीज़ों को ठोक बजा लो ना, तब तक काम नहीं करती है ना। अब हो गया थोड़ा सा, अपनी इंडियन सोसाइटी में है ही है ऐसा, एक बार दो बार ऐसे पीट दो, चाहे वो बच्चा हो या फिर रिमोट हो, सारी चीज काम करने लग जाती हैं। अब आप ही देख लो, साथ में फोन चला रहे हो, साथ साथ क्लास भी देख रहे हो, दो चाटे लग जाएं, सारी चीज काम पे हो जाए टाइम पे, है ना। तो 7 दूनी 14, 14 उस साइड जाके माइनस होगा तो क्या बच जाएगा? 1। तो W की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब W की वैल्यू पहले में पुट कर दूंगा, क्या? 2z प्लस डब्ल्यू। क्या लिखेंगे जी? 2z प्लस डब्ल्यू। पेन क्या दूसरा ले लें? पेन की तो कमी नहीं है अपने पास दोस्तों, अगर कमी नहीं है तो दूसरा ही ले लो भाई। हम बोले 2z प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होगा? 3। इसका इसके सामने ही देखना है, ठीक है। तो 2z प्लस डब्ल्यू की जगह लिखेंगे 1 इक्वल्स टू 3, और 3 में से एक गया 2 आ जाएगा, तो 2z की वैल्यू 2, 2 से 2 कटेगा 1 आ जाएगा, तो z की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 1। z क्या आ गया आपका? 1। तो x भी आ गया, y भी, w भी और z भी, सारी की सारी चीजें आ गई। बस इसमें ये चीज समझनी है कौन सी चीज, कौन सी इक्वेशन किस टाइम यूज करनी है। अब जैसे पहले ही आप ये 2z प्लस डब्ल्यू उठा के बैठ जाते, ना आपके पास z था ना w था, बैठे रहते ऐसे करके, ऐसे नहीं भाई। हमें ये पता है x की वैल्यू हमारे पास है, इसमें पुट करेंगे तो w आ जाएगा, फिर w इसमें पुट कर देंगे, बताएंगे बिल्कुल जीरो लेवल से, आपको चाहे कितना ही आता हो, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा भाई। सॉल्यूशन देखो कितना बढ़िया ब्लैक पेन चल रहा है भाई। x प्लस वाई क्या है? 8। x प्लस वाई हो गया आपका 8। 2x माइनस वाई क्या है? 1। तो हमने लिखा जी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। आप एक छोटी सी चीज बतानी है आपको कि देखो ये दोनों तो कट ही रहे हैं पहले से, इसको काट दो। 2x प्लस x कितना हो गया? 3x। देखो जब ये निशान पहले से ही इंटरचेंज अलग अलग हैं तो हम काट सकते हैं, इनको चेंज करने की जरूरत ही नहीं। 8 और 1 क्या हो गया? 9। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? नीचे कट जाएगा तो 3 या 9, तो x की वैल्यू 3। अगर मैं बोलूं इस वाली इक्वेशन में जब वो चीजें पुट करूंगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 में x की जगह 3 पुट कर दें तो 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 8। तो y इसी साइड रखें, 3 उस साइड चला जाएगा, 8 में से 3 गया, कितना हो गया? 5। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। अब आप एक बात तो, y की वैल्यू तो आ गई 5, अब 16 इक्वल्स टू 3y प्लस 1 निकालने की जरूरत ही नहीं। वैसे भी निकालोगे तो 3y इक्वल्स टू 16 में से एक गया 15 और y की वैल्यू 5 ही आएगी, लेकिन निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत? क्योंकि हमने x पहले से निकाल दिया, ये y तो निकाल दिया। दूसरे में भी ऊपर भी यहाँ x प्लस 2 क्या है? 5, तो x की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है, जो कि हमने पहले निकाल दी। अब दूसरी बात, इसको आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते थे, आप इन दोनों इक्वेशन से ना लेते, सिर्फ इंडिविजुअल से ले लेते, x प्लस 2 इक्वल्स टू 5, ऐसे भी कर सकते थे, x प्लस 2 इक्वल्स टू 5, और x की वैल्यू क्या आ जाती? 5 में से 2 गया 3, सीधा यहां से निकल जाती। और यहाँ 16 इक्वल्स टू 3y प्लस 1, 3y की वैल्यू क्या आ जाती भाई? 1 घट जाता तो 15, और y की वैल्यू क्या आ जाती? 5, 3 पंजे 15। ऐसे भी सिर्फ इतना भी कर सकते थे, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, मेरा ध्यान पूरा था, मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि आपका ध्यान है कि नहीं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने मेरे भाई कुछ और ही पूछा, y माइनस एक्स। अपन इतना निकाल आते हैं y और x की वैल्यू, ये नहीं निकालते जो पूछ रखा है। तो y माइनस एक्स, y क्या है? 5, x क्या है? 3, तो 5 माइनस 3 क्या हो गया? 2। ये आपका आंसर है, ना कि ये आपके आंसर थे, ठीक है। आपका मेन आंसर क्या है? y माइनस एक्स। चाहे तो इतना कर लो या फिर इसको लेके इतना कर लो, ठीक है, क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही आसान, जिसमें निकालने क्या क्या है, पहले ये निकालना है, दूसरा ये निकालना है। ये ध्यान रखना है कि निकालना क्या है, उससे ना भटकना भाई। सॉल्यूशन हम बोले भाई साहब x प्लस वाई प्लस जेड क्या है? 9 है। x प्लस वाई प्लस जेड क्या है? 9 है दोस्तों। x प्लस जेड क्या है? 5 है।
x प्लस जेड 5 है, y प्लस जेड क्या है 7 है, y प्लस जेड हमने लिखा जी 7। अब इन तीन इक्वेशन को किस तरीके से लिखें, अब हमें ये चीज नहीं समझ में आ रही। हम बोले भाई ये तो ना दिक्कत हो गई, तीन इक्वेशंस को कैसे सोल्व करें, तीन इक्वेशंस को कैसे सोल्व करें। आप मेरे को एक बात बता दो ना यार, सारी की सारी इक्वेशन को एक ही टर्म में कर लो। मैं कह रहा हूं ये आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड है 9, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9 है। भाई सारों को ना z में लिख लो, z की जगह z लिख दो, इक्वल्स टू 9 की जगह 9 लिख दो। आप क्या यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं x की जगह हम लिख सकते हैं 5 माइनस जेड। बढ़िया क्वेश्चन है ना, बिल्कुल। तो x की को हम क्या लिख सकते हैं 5 माइनस जेड। यहां से सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, आप बोलोगे 7 माइनस वाई, बिल्कुल 7 माइनस जेड, सॉरी माफ कर दो, गलती हो गई भाई, 7 माइनस जेड। अभी पकड़ लिया था इन्होंने बस मेरे को। तो क्या मैं कह सकता हूं x की जगह 5 माइनस जेड, x की जगह 5 माइनस जेड, ऐसे इसकी जगह प्लस y की जगह क्या लिखूंगा 7 माइनस जेड, तो 7 माइनस जेड। अब आप एक बात बताओ छोटी सी, भाई एक माइनस का जेड एक प्लस का जेड ये कट जाएंगे, आप बोले जी बिल्कुल कटेंगे, क्यों नहीं कटेंगे, इस जेड से ये जेड काट दिया, आप बोले जी ठीक है। 5 और 7 प्लस का है, 7 और 5 12, माइनस का जेड है तो माइनस का जेड लिख दिया, इक्वल्स टू 9। तो जेड इस साइड आ जाएगा, 12 माइनस 9 हो जाएगा, 12 में से 9 गया 3, 12 में से 9 गया 3, तो जेड की वैल्यू आ गई। और दूसरी चीजें आप आराम से निकाल सकते हो, कैसे, देखो अगर x 5 माइनस जेड था तो z की वैल्यू 3 आई, तो 5 माइनस 3 कितना हो गया 2। तो इसका मतलब ये हो गया आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2। y की कैसे निकालेंगे, 7 माइनस z की जगह लिख देंगे 3, तो 7 में से 3 गया 4, यानी कि y की वैल्यू हो गई आपकी 4। अब आपसे जो भी पूछ रखा वो इत्मीनान से निकालो, किससे, इत्मीनान से पुट कर दो भाई सीधा। पहली चीज निकालनी है x माइनस वाई प्लस जेड। मैं बोला x है 2, y है मेरे भाई 4 और z है मेरे भाई 3। 3 और 2 प्लस वालों को ऐड कर दो, 3 और 2 5, 5 में से 4 गया 1, आंसर आ गया जी पहले का 1। दूसरा कह रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालो। हम बोले जी x का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कर दो दोस्तों, 4 का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 जमा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9। स्क्वायर को पता होगा आपको भाई, उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 4 का स्क्वायर है तो 4 गुना 4, 3 का स्क्वायर है तो 3 गुना 3, 2 का स्क्वायर है तो 2 गुना 2। आप बोले गुरुजी इतना तो पता है भाई, 16 और 9 25 और 4 29, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 29। गुरुजी ने भाई आपका बड़ा भाई, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का आंसर आपका कितना आया जी 1, सेकंड वाले का आंसर कितना आया 29। और इस तरीके से आपने करके दिखाना, इस तरीके से करके दिखाना है। पहली एक्सरसाइज होगी पूरी, अब अगली एक्सरसाइज के लिए अगली प्रॉपर्टीज होंगी, पहले प्रॉपर्टीज करेंगे उसके बाद क्वेश्चंस, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की क्लास का, मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। बस आपको समझना है, सारी चीजों को मैंने जेड में कर दिया, जेड जेड में ही है, वाई की भी वैल्यू जेड में निकाल ली, एक्स की वैल्यू जेड में निकाल ली, बस क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए एक बार स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर देता हूं। और 1 घंटा 13 मिनट की क्लास होगी, ये पहली क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तो सारी चीजें आई ना। ओहो चलिए, समझ में सारी चीजें दोस्तों मेरे ख्याल में आपको आ गई हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही आपको मुस्कुराते रहना है और पढ़ते रहना है मेरे पास ही। वो तो मैं वैसे ही कह रहा था कि ना समझ में आए तो और कहीं चले जाना, ना भाई समझना है यहीं पे समझना, मेरे से ही समझना है, ठीक है, और किसी टीचर के पास नहीं भागना है। बाकी कोई भी दिक्कत हो ना, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं सारी की सारी चीजें भाइयों को एक एक चीज बढ़िया तरीके से समझाता रहूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रिवाइज करते रहो, बाय बाय।